दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। मृत्यु को पाने का दिन है, कहते हुए सेनापति विकराल ने तलवार चलाया और एक झटके में ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और सर एक तरफ गिर पड़ा। फिर सेनापति विकराल ने अपनी एक सेना को आदेश दिया कि राजा का सर उठा लो, तोहफा है मेरे राजा का जो उसे देना है। और फिर जोर से अपनी जीत पर ठहाके लगाने लगा। और कोई है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो आ जाओ, आ जाओ, मेरी तलवार की प्यास अभी नहीं बुझी है। सेना के जवान ने उस सर को उठा लिया और फिर सेनापति से बोला, महाराज, आपसे युद्ध करने की क्षमता और ताकत भला किसमें है? आप हमारे आदर्श हो। पल भर में ही आपने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। फिर चारों तरफ से आवाज आई, सेनापति विकराल की जय हो, सेनापति विकराल की जय हो। यह सुनकर सेनापति विकराल के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। चेहरा खून से लाल हो चुका था, कपड़ों से शत्रुओं का खून लगातार टपक रहा था। वह अपनी पूरी सेना को लेकर वापस अपने हिमालयन साम्राज्य की ओर लौटा। दरबार पूरी तरह से लगा हुआ था। राजा चिंतित स्वर में अपने सिंहासन पर विराजमान थे और राज दरबारी मंत्री आपस में कुछ बातें किए जा रहे थे। तभी अपने घोड़े के साथ पड़ोसी देश के राजा का सिर लिए विकराल राज दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे और कपड़ों से लगातार खून टपक रहा था। सेनापति ने पड़ोसी राज्य के राजा का सर राजा की तरफ फेंका और बोला, लीजिए महाराज, आपका तोहफा, आपके शत्रु का सर जो मैं काट कर लाया हूं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी दरबारी भी खुशी से तालियां बजाने लगे और सेनापति विकराल की जय हो, महाराज चंद्रदेव की जय हो का नारा लगाने लगे। चंद्रदेव भी अब खड़े हो गए और उन्होंने सेनापति से कहा, मुझे गर्व है सेनापति तुम पर। तुम इस राज्य के असली सेनापति हो, असली रक्षक हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे रहते इस राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, तुम्हारी जीत का वही इनाम होगा। सेनापति विकराल मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाया और अपनी उंगलियों से चंद्रदेव के दाहिनी तरफ इशारा किया। राजा चंद्रदेव की दाहिनी तरफ रजवाड़े वस्त्र पहने 20 साल की, चेहरे पर चमक और लाली युक्त बड़ी बड़ी आंखें, नशीली आंखें, आंखों में काजल, सुंदर काया, सुंदर शरीर, अप्सरा सी लग रही लड़की, राजकुमारी कोमल थी। सेनापति के उंगली का इशारा देखकर सभी की नजर उस ओर घूमी और जब सभी ने देखा कि सेनापति की नजर राजकुमारी पर है तो एक साथ पूरा दरबार खामोश हो गया, स्तब्ध हो गया। तभी राजकुमारी ने भी सेनापति विकराल को देखा। खून से लथपथ चेहरे पर कटे का निशान बड़ा ही क्रूप और विकराल दिख रहा था। उसे देखकर राजकुमारी डरी, घबराई और घबराते हुए बोली, नहीं महाराज, मुझे इस दानव के साथ नहीं जाना है। कहते हुए वह दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागी। सेनापति के इशारे को देखकर राजा चंद्रदेव भी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सेनापति, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारी नजर मेरी बेटी राजकुमारी पर है? यह कभी नहीं हो सकता। वह कोई पैसा नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। महाराज, आपने वादा किया था कि मैं आपके शत्रुओं को पराजित कर दूंगा तो आप मुझे मुंह मांगा वर देंगे, और अब आप मुकर रहे हैं। मैंने वरदान देने को कहा था। वरदान में तुम्हें सोने, चांदी, जेवरात कुछ भी मांग सकते थे, मगर राजकुमारी नहीं। यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सोना चांदी ही क्यों, वरदान में तो मैं आपका पूरा साम्राज्य मांग सकता था, मगर मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी राजकुमारी को मांगा। इसमें गलत ही क्या है? और यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे हो सकता है? गुस्से से सेनापति विकराल बोला, हाँ, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि राजकुमारी को ब्याहने का अधिकार
सिर्फ एक राजा का होता है, किसी सेनापति को नहीं। समझाते हुए राजा बोला, माना महाराज कि राजकुमारी को ब्याहने का हक किसी राजा का ही होता है, सेनापति का नहीं। मगर आपको अभी भी लगता है क्या कि मैं सेनापति हूँ? मैं तो खुद में एक राजा हूँ, क्योंकि राजा वही हो सकता है जो एक सफल योद्धा हो, जो युद्ध को विजय कला में बदल दे, और मैं वही हूँ, इसलिए मैं भी तो राजा ही हूँ। अपनी औकात मत भूलो सेनापति। युद्ध सेना लड़ती है, मगर विजय का सेहरा सेनापति पर बंधता है। राज्यों को सेना और सेनापति जीतता है, मगर राज्य राजा को प्राप्त होता है। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक सेनापति हो और कुछ भी नहीं। इसलिए राजकुमारी का ख्याल अपने मन से निकाल दो और दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करना, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस गलती की सजा मौत है, मौत से और कुछ भी नहीं। सेनापति विकराल एक बार फिर जोर जोर से ठहाके लगा रहा था और फिर बोला, तो ठीक है महाराज, यदि आपको लगता है राजकुमारी को ब्याहने का हक सिर्फ एक राजा को ही है, तो मैं अभी इसी वक्त आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आने वाले 24 घंटे के अंदर या तो आप या पूरा राज्य और राजकुमारी को लेकर मेरे पास आकर आत्मसमर्पण कर दें, या फिर 25वें घंटे में मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कहते हुए एक बार फिर से जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। कहते हुए वह अपने घोड़े को लिए दरबार से बाहर की ओर जाने लगा, मगर उसकी आवाज़ अब एक चिंता, परेशानी, एक ललकार बनकर उस दरबार में गूंजने लगी। सेनापति विकराल जा चुका था, मगर राजा और सभी दरबारी बहुत चिंतित थे। अब क्या होगा? राजा लगातार अपने मंत्रियों से इसका हल पूछ रहे थे। अब आप ही लोग इस समस्या का समाधान निकालिए। सेनापति को समझाएं, बुझाएं, मगर इसका समाधान निकालिए। चिंतित भाव में राजा बोले, महाराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेनापति विकराल को समझाना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है, क्योंकि वह अपने सिवा और अपनी जिद के सिवा किसी की बात नहीं सुनता, ना समझता है। और जब वह किसी चीज में आ जाता है तो वह हार भी नहीं मानता। चिंतित स्वर में मंत्री बोला, तो क्या करें? हार मान लें या उससे युद्ध लड़ें? आखिर क्या करें हम, और हमें क्या करना चाहिए? आप लोग इतने बुद्धिमान मंत्री मेरे दरबार में हैं, फिर भी आप इसका हल नहीं निकाल सकते। कुछ तो हल निकालिए इस समस्या का। समाधान तो कुछ होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, परंतु छल युद्ध में तो कर सकते हैं महाराज। उठते हुए एक और मंत्री बोला, छल युद्ध मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मतलब साफ है महाराज, धोखे से, छल से, और उसे हमेशा के लिए मार दिया जाए। मगर यह होगा कैसे? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, हर योद्धा, हर वीर, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, समझाते हुए मंत्री ने कहा। मगर इसकी क्या कमजोरी है? उत्सुकता से राजा बोले, महाराज, इसकी कमजोरी है मदिरा और सुंदर नारी। मंत्री ने राजा को कहा, मदिरा और सुंदर नारी, मगर उससे क्या होगा? राजा चंद्रदेव बोले, आप चिंता छोड़िए महाराज, और आदेश तो दीजिए, इस कार्य को हम पूरा कर देते हैं। जब अपना ही कुत्ता काटने को दौड़े तो उसे मार देना ही चाहिए, इसी में सबका भला है। समझाते हुए मंत्री राजा से बोला, तो ठीक है मंत्री, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए, मगर याद रहे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक भी चूक उसे पुनर्जीवन दे देगी, और उसका पुनर्जीवन पूरे साम्राज्य को, हिमालयन साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। समझाते हुए चंद्रदेव बोले और उठकर जाने लगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, आप निश्चिंत रहें, उसके 25 घंटे होने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाएगा। सेनापति विकराल अपने शयन कक्ष में लगातार मदिरा पीते जा रहा था और ठहाके लगाता जा रहा था। तभी मंत्री हाथों में मदिरा का मटका लिए
और साथ में एक सुंदर सी लड़की को लिए कमरे में प्रवेश किए। फिर उन्होंने बोला, सेनापति विकराल की जय हो। सेनापति ने अपनी नजरें उठाई और मंत्री को देखते हुए बोला, क्या बात है मंत्री जी, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हारे राजा ने हार मान ली? कोई संदेश लाए हो या राजकुमारी को ही लेकर स्वयं आए हो? मुस्कुराते हुए मंत्री ने कहा, सेनापति आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमेशा से आपकी ही जीत हुई है।